आज लोगों में वैसा उत्साह नहीं था जैसे हमेशा से होती थी। मैदान के अंदर धीरे धीरे सभी उम्मीदवार मैदान में इकट्ठा होने लगे। अरुंधति भी उन्हें उम्मीदवारों के बीच में जाकर खड़ी होगी। वह पहले से भी ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त दिख रही थी। उसको देखकर भीड़ में आवाज़ें उठने लगी, क्या यह घायल नहीं थी? अरे इन्हें तो जहर दिया गया था, लेकिन देखने से तो नहीं लग रहा, पहले से ज़्यादा सेहतमंद लग रही है। इसी तरह की आवाज़ें हर तरफ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें राजा और अन्य राज्य के राजाओं के कानों में भी जा रही थी। उन सब ने भी अरुंधति को गौर से देखा। उनको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वे 2 दिन पहले उन पर हमला हुआ था और उसमें वे घायल भी थी। वे पहले से भी ज़्यादा चमक रही थी। तभी राजा ने मंत्री से कहा, घोषणा करिए, प्रतियोगिता को आरंभ करवाइए। मंत्री मैदान की तरफ जाकर जोरदार आवाज़ में कहने लगे, आज कुश्ती की प्रतियोगिता, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं। महामंत्री की आवाज़ सुनकर भीड़ में भिन भिनाने की आवाज़ें आने लगी। वह आपस में बात करने लगे, कैसी सूचना? क्या प्रतियोगिता रद्द की गई है? यह अरुंधति इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। हम तो केवल राजकुमारी अरुंधति को देखने के लिए आए थे। हम सब लोग आए हैं। इसी तरह की बातें भीड़ में उठ रही थी। महामंत्री ने अपना हाथ उठाकर एक बार जोर से कहा, आप लोग शांत हो जाइए। उसकी आवाज़ सुनकर भीड़ शांत हो गई। महामंत्री ने कहा, हाल की पिछली घटना को देखते हुए आपको यह सूचना दी जाती है कि कुछ राज्य के उम्मीदवारों ने दंड का मुआवजा देकर अपना नाम प्रतियोगिता से वापस लिया है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ 4 राज्यों के बीच में होगा, जागीरपुर, जौनपुर, कलापुर और उदयपुर। लेकिन इन सब में भी एक शर्त है, पहले 3 राज्यों की कुश्ती आपस में होगी। इन 3 राज्यों के उम्मीदवार आपस में कुश्ती में लड़कर जो जीतेगा उनका मुकाबला सीधे राजकुमारी अरुंधति से होगा, क्योंकि राजकुमारी अरुंधति पिछली घटना में घायल हो चुकी है। सभी राज्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया है, अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। धैर्य मंत्री जी। तभी मैदान से एक आवाज़ उठी। सभी ने उस आवाज़ की तरफ देखा जहाँ जागीरपुर का उम्मीदवार मैदान के बीच में आकर हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है। राजा साहब, हम आपसे विनती करना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या कहना? राजा ने सवालिया नज़रों से जागीरपुर के उम्मीदवार से पूछा। महाराज, मेरा 2 दिन से कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मेरी जगह से मेरा भाई इस प्रतियोगिता में भाग लेने की आज्ञा दे। जागीरपुर के उम्मीदवार ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी इस बात से किसी को ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि यह कोई नियम नहीं आता, इसलिए राजा ने उसे इस बात की आज्ञा दे दी। ठीक है, तुम्हें आज्ञा दी जाती है, तुम अपने भाई को इस प्रतियोगिता में भाग लेने को कह सकते हैं। राजा ने उसे अपने भाई को प्रतियोगिता में भाग लेने की आज्ञा दी। जागीरपुर के उम्मीदवार ने कहा, क्या मैं अपने भाई को यहाँ पर उपस्थित होने को कहूँ? राजा ने कहा, यह हमारी आज्ञा है। लेकिन जब जागीरपुर का उम्मीदवार मैदान में आया, सबकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। वह कोई इंसान नहीं था, वह चलता फिरता मौत का शैतान था। वह 7 फुट से ऊंचा विशालकाय लिए हुए, काले रंग की मोटी मोटी जांघों और भुजाओं वाला, जिसके एक कदम रखने से जमीन हिल रही थी। उसकी भुजाएं इतनी विशाल थी कि वह 7 कई आदमियों को अपनी भुजाओं में दबा सकता था। उसका शरीर गेंडा की तरह, उसकी खाल की तरह ही मजबूत दिख रहा था। उसके शरीर की नसें ऐसा प्रतीत हो रही थी कि उसके शरीर को फाड़कर बाहर आ जाएंगी। उसकी लाल लाल आंखें किसी को भी डरा देने के लिए काफ़ी थी। वह जाकर उम्मीदवारों के सामने खड़ा हो गया। बाकी के उम्मीदवार सब उसको देखकर डर गए। उनके माथे से पसीना छूटने लगा। उन्होंने डर से जल्दी से अपने हाथ खड़े कर दिए। महाराज, मैं अरे जैसा के करता हूँ, अरे दान देने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए बाकी उम्मीदवार उस मैदान से भाग खड़े हो गए। अब मैदान में सिर्फ वह शैतान और अरुंधति ही रह गए थे। उधर राज और बाकी लोग सोच रहे थे कि क्या वह अरुंधति को भी ऐसा करने को कहे, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वे सब कुछ अपना गवा बैठेंगे, और नहीं किया तो वह अरुंधति को खो देंगे। राज और सभी लोग धर्म संकट में फंसे हुए थे। भीड़ में सन्नाटा मचा हुआ था। उन लोगों सबको लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। क्या अरुंधति भी अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगी? अरुंधति को भी थोड़ा सा अंदर से डर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। तभी वहाँ महामंत्री की आवाज़ गूंजी, क्योंकि अब सिर्फ जौनपुर और जागीरपुर के उम्मीदवार बाकी रह गए हैं, तो उन दोनों के बीच कुश्ती की प्रतियोगिता शुरू की जाए। अरुंधति उस आदमी के सामने खड़ी होगी। उसके सामने वह छोटी सी मासूम की गुड़िया सी जैसी दिख रही थी। वह शैतान आदमी उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगा और राजा की तरफ देखते हुए ललकारने लगा, क्या आपके राज्य के मर्दों की कमी थी क्या? गुड़िया जैसी राजकुमारी को मेरे सामने चारों के तौर पर फेंक दिया। इसे तो मैं अपने एक अंगूठे और उंगली के बीच में ही रखकर मसल सकता हूँ। यह कहकर वह भी एक शैतान जोर की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर जौनपुर के पूरे सभी लोगों में गुस्सा भर आ गया।
राज और आदित्य और उसके भाई गुस्से में उबल पड़े। राजा ने उन चारों को शांत रहने को कहा। इधर वह शैतान जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसकी हंसी एकदम से किसी और की भी हंसी शामिल होगी। उसने पलट कर देखा, अरुंधति भी उसके सामने आकर खड़ी होगी। उसने सामने एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची लग रही थी। उस विशाल आदमी ने अपने सर झुकाकर नीचे तरफ देखा कि अरुंधति भी कमर पर दोनों हाथ रखकर बराबर खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। सभी लोग अरुंधति को देखकर हैरान हो रहे थे, जो बिना डर के मारे उसके बराबर में खड़ी हंस रही थी। राजकुमारी अरुंधति लगता है भय से दिमाग खराब हो गया, तभी पागलों की तरह हंस रही है। जागीरपुर के राजा ने सभी अन्य राजाओं से कहा, लेकिन वह सब उनकी बातें सुनकर भी खामोश रहे। राजकुमारी, आपका इस तरह हंसने का अभिप्राय? विशाल आदमी ने उसे हंसता हुआ देखकर तो कहने लगी, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि हमारे राज्य के मर्द क्यों नहीं लड़ सकते? अरुंधति ने हंसते हुए अपना सर ऊपर करके उस आदमी से कहते हुए कहा। उस विशाल काय आदमी ने अपनी गर्दन नाम हिलाई। अरे पागल इंसान, बेलबुद्धि गधे, हमारे राज्य के मर्द बहुत ताकतवर हैं। वह तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े को मकोड़े को अहमियत नहीं देते, इसलिए उन्होंने हमें आगे कर दिया, क्योंकि वह जानते हैं कि इस राज्य की औरत ही तुम जैसों के लिए काफ़ी है। अरुंधति ने सर झटकाते हुए अफसोस से कहने लगी, जैसे उसकी अकल पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। उसकी बात सुनकर चारों तरफ हंसी का फव्वारा छूट गया। विशाल आदमी की गुस्से से नाक फूलने लगी। राजकुमारी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। राजकुमारी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, अच्छा ठीक है, बकवास मत करो, कुश्ती शुरू की जाए। ये कहते हुए राजकुमारी अरुंधति बीच मैदान में आ गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उस शैतान आदमी ने अपने आप को थोड़ा नीचे झुकाया। राजकुमारी अरुंधति ने भी वैसे ही किया। आदमी ने अचानक अरुंधति पर झपट्टा मारा। अरुंधति ने अपनी तरफ उसके लंबे हाथ देखते हुए देखा तो तेजी से उसके वार से बचते हुए उसकी मजबूत और लंबी बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ को मरोड़ना चाहा, लेकिन वह अपने इस प्रयास में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इस चक्कर में उसके बाजू में लगी चोट खुल गई, वहाँ से खून बहने लगा। इस शैतान आदमी ने एक ही वार में फिर राजकुमारी अरुंधति को अपने दोनों हाथों में पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। अरुंधति ने उसका चकमा देते हुए उसके लंबी टांगों के बीच निकलते हुए उसके पीछे की तरफ चली गई। ज़्यादा विशालकाय होने की वजह से उसको मुड़ने में थोड़ा समय लगा। तब तक अरुंधति ने उसके पीछे से एक कस के खींच के लात मारी। अरुंधति की लात से उसे कुछ अच्छा खासा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन वह चिढ़ जरूर गया। यह देखकर पूरे मैदान में हंसी का उबाल पड़ी। वह गुस्से से राजकुमारी अरुंधति को पकड़ने के लिए एक बार अपने हाथों को बढ़ाया। तब तक राजकुमारी अरुंधति तेजी से दौड़ते हुए उसके विशालकाय बाजू से निकलते ही एक बार फिर उसके बीच पहुंच गई और उसकी जोरदार लात उसके टांगों पर दे मारी। वह लड़खड़ाते हुए घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। अब वह गुस्से से पुकारने लगा। एक छोटी सी राजकुमारी से वह जीत नहीं पा रहा था, वह उसके हाथों में भी नहीं आ रही थी। अब उसका गुस्सा उसके बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। तब उसने अकल से काम लेना शुरू किया। एक बार फिर राजकुमारी उस पर वार करके फिर से उसके बीच से निकलने का सोचा। वैसे उस राक्षस ने राजकुमारी की गर्दन से पकड़ लिया और उसको अपने बाहों में दबाने लगा। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। वही वह धीरे धीरे उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा रहा था। अरुंधति उसके हाथों पर अपने दोनों हाथ मार कर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी चेतना खत्म हो रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर की सांसें की डोर धीरे धीरे टूटने लगी। तभी उसने अपने हाथों को अपने सारे चेहरे के सामने किया और धीरे से कहा, देवदूत। देवदूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर मुसीबत में फंस गई। देवदूत ने मुस्कुराते हुए अरुंधति से कहा, इस तरह से कहा जैसे वह उसको मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ा रहा हो। अरुंधति ने अपने आप को उसकी बाहों में छूटने की कोशिश करते हुए अपने दिल में कहा, जल्दी उपाय बताओ, वरना मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाएंगे। मर्दों का सबसे कमजोर जगह कहाँ होती है? देव ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुंधति को देव की बात समझ में आ गई। उसने अपने आप को होश में लाकर पूरी ताकत से उसके बीच के हिस्से में जोर से लात दे मारी। वह शैतान दर्द से तड़पता हुआ अरुंधति को छोड़ देता और अपने नीचे के हिस्से पर हाथ रखते हुए जमीन पर बैठ जाता है। अभी वही अरुंधति जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने की लगती है। उसका चेहरा लाल हो गया था। राज और आदित्य उसके पास जाना चाह रहे थे, उनसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। अरुंधति ने अपने आप को जल्दी से संभाला और तेजी से दौड़ते हुए उसके जांघों पर पैर रखकर तेजी से उसके कंधे पर चढ़ गई और पूरी ताकत से उसके सर के बीच के पॉइंट पर दे मारा। वह आदमी धड़ाम करके जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। पूरे मैदान में शोर शराबा मच गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से राजकुमारी विशालकाय आदमी को पराजय कर सकती है। जागीर के राजा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और कुर्सी पर लात मारते हुए वहां से चला गया। पूरे मैदान में शोर मचा हुआ था। शोर इतना ज़्यादा था कि मंत्री की आवाज़ उन सब में दब गई थी।
जो भी कुछ कहना चाह रहे थे वही राज दौड़ता हुआ मैदान में आया और अरुंधति को अपने बाहों में लेकर उसको संभालने लगा। अरुंधति की सांस अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। वो बुरी तरह से खांस रही थी। राज ने उसकी गर्दन देखी। उसकी गोरी लंबी सुंदर सी गर्दन पर उस आदमी के बाजू के लाल गहरे निशान थे। अरुंधति अभी भी अपनी सांसों को संभाल नहीं पा रही थी। राज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वही राजा अपनी जगह से खड़ा हो गया और प्रशंसा से चारों तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ा संतोष नजर आ रहा था। आज उसने वह पाया था जो 10 सालों में उसने खो दिया था। तभी महामंत्री की जोरदार आवाज मैदान में गूंज उठी, सब लोग शांत हो जाइए। उसकी बात सुनकर सभी लोग शांत होकर बैठ गए। जौनपुर के लोगों के चेहरे पर पहले जो मायूसी थी वह भी खुशी में बदल गई थी। महामंत्री ने कहा, इन 10 वर्षों की प्रतियोगिता में जौनपुर प्रथम स्थान पर आया है और इस प्रतियोगिता की विजयी रही राजकुमारी अरुंधति। राजकुमारी अरुंधति की जय हो, राजकुमारी अरुंधति की जय हो। चारों तरफ राजकुमारी की जय जयकार होने लगी। तभी महामंत्री ने हाथ उठाते हुए कहा, यह 10 वर्षों की प्रतियोगिता को यही समाप्त किया जाता है। इसके बाद कोई भी प्रतियोगिता आगे नहीं होगी, क्योंकि सभी राज्य के उम्मीदवारों ने अपना नाम आने वाले प्रतियोगिता से हटा लिया। इसलिए इस बार जौनपुर राज्य प्रथम रहा। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वही जब राजकुमारी अरुंधति ने अपने आप को किसी के सीने से लगे हुए देखा तो उसने अपना सर उठाकर राजकुमार राज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उसके लिए चिंता थी। राज की उंगलियां उसकी गर्दन पर चल रही थी। अरुंधति ने धीरे से धक्का देकर राज को अपने से अलग किया और कुछ कहने ही लगी थी, लेकिन गले की नली में सूजन आ गई थी। बाजू से खून भी निकल रहा था, सूज चुका था, लेकिन उसे अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राज ने झटके से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने निवास स्थान पर ले गया। आदित्य जहर भरी नज़रों से राजकुमार राज को देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत दिख रही थी। वह किसी तरह से भी अरुंधति को पाना चाहता था। उसे अब कुछ न कुछ तो करना ही था। राजा हाथ उठाकर मैदान के सामने आए और कहने लगे, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। राजकुमारी अरुंधति हर मुश्किल से हर परेशानी से बाहर निकली और जौनपुर राज्य के प्रथम स्थान दिलाया। इसी खुशी में कल पूरे राज्य में महाभोज किया जाएगा। आप उन सबको आमंत्रित किया जाता है। यह सुनते ही सब उत्साह से भर गए। राजकुमार राज उसे अपने कमरे में के अंदर ले जाने लगा। अरुंधति उनकी गोद में मसलते हुए उसे नाक का इशारा किया। इसके इशारे से राज को बताया कि वह उनके साथ कमरे में नहीं रहना चाहती, लेकिन राजकुमार राज ने कहा, तुम्हें इधर ही रहना पड़ेगा जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती। अरुंधति ने गुस्से से मुंह फुला लिया। राजकुमार राज उसके फूले हुए गालों को देख रहा था, जो उसके गालों पर अपने होठ रखते हुए कस के उसके चूम लिया और चूमते हुए कहने लगा, रहना तो तुम्हें यही पड़ेगा जब तक कि तुम्हारा गला बिल्कुल भी ठीक न हो जाए। ये कहते हुए अरुंधति को बिस्तर पर लेटा दिया। अरुंधति को उसको इस तरह से चूमना अच्छा नहीं लग रहा था। वह गुस्से से राजकुमार राज को घूरने लगी। तभी उसके कदमों में राजकुमार आदित्य, चेतन और अजय विजय भी राजवैद्य को लाते हुए अंदर आए। राजवैद्य राजकुमारी के गलों को देखे राजकुमार राजा उसके बिस्तर से हटते हुए कहा। वैद्य ने उसके गले को देखा और राजकुमार राज को एक पुड़िया देते हुए कहा कि आप इसे काढ़ा बनाकर राजकुमारी को पिलाएं। दो तीन दिन बाद इनका गला ठीक हो जाएगा। अरुंधति ने जब यह सुना कि 2-3 दिन में गला ठीक हो जाएगा तो वह घबराने लगी। उसे तो जल्द ही ठीक होना था। उसे हर्ष को देखे काफ़ी दिन हो गए थे। उसको हर्ष की बहुत ही याद आ रही थी। वह किसी तरह से भी हर्ष के पास जाना चाह रही थी और दूसरी वजह यह थी कि वह राजकुमार राज के कमरे में नहीं रहना चाहती थी। इसका इलाज सुबह मॉडर्न वर्ल्ड के अस्पताल के अलावा कहीं भी नहीं हो सकता था, लेकिन मजबूरी यह थी कि इस कमरे में रहकर वह उस वार्ड में नहीं जा सकती थी। अब उसने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। राजकुमार ने एक दासी को बुलाया, पुड़िया देते हुए कहा, इसका काढ़ा बना कर लाओ। राजकुमारी अरुंधति की आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए और दया के भाव से राजकुमार राज को देखने लगी। इस दुनिया के दवा तो उस दुनिया की दवा के 100 गुना ज़्यादा कड़वी होती थी। वो आंखों में आंसू भरकर राज को देखने लगी। ये काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें मीठी गोली दूंगा। राज ने बच्चों की तरह समझाते हुए कहा। तभी एक दासी कटे फलों की थाली लेकर अरुंधति के पास आई। आदित्य ने जल्दी से वह थाली पकड़कर अरुंधति के बिस्तर के पास बैठ गया। मुंह खोलो, तुम्हें भूख लगी होगी। राज आदित्य को घूर कर देखने लगा। राज ने आदित्य के हाथ से थाली ले ली और बाहें पकड़कर उसको बिस्तर से खड़ा कर दिया। आदित्य, सुलोचना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाकर उसको भी फल अपने हाथों से खिलाओ, वह प्रसन्न हो जाएगी। ये कहते हुए राज अपने हाथों से फल अरुंधति को खिलाने लगा। वही चेतन, अजय, विजय उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों इस चीज़ के लिए क्यों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। इधर अरुंधति को उन दोनों की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तेजी से बिस्तर से उतरी और भागती हुई उनके कमरे से निकल गई। सभी हैरान होते हुए अरुंधति को भागते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ महल के कोने में 4 नकाबपोश अंधेरे में खड़े थे। 2 नकाबपोश ने एक नकाबपोश
को अपने हाथों से पकड़ रखा था और उससे सामने वाला नकाबपोश ने उसके 2 थप्पड़ और चेहरे पर मार दिया। हर बार असफल हो रहे तो मैं तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम असफल हुए तो तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बार फिर तुम चूक गए। जिन दोनों ने नकाबपोश को पकड़ रखा था वे डरते हुए कहने लगा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन वह भाग्यशाली रही। थप्पड़ मारने वाले नकाबपोश ने कहा, यह भाग्यशाली नहीं, तुम निकम्मे थे, तुम्हारी सारी चाल निकम्मी थी, यह तुम्हारा आखिरी दाव है। अगर तुम इस बार भी नाकाम हुए तो तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। थप्पड़ खाने वाला नकाबपोश से कहा, आप इस बार की चिंता न करें, इस बार ऐसी चाल चलूंगा कि सारे राज्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा, न ही राजा न ही कोई राजकुमारी। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहते हुए नकाबपोश वहां से चला गया। इधर अरुंधति तेजी से अपने कमरे में आई और जल्दी से अंदर से दरवाज़ा बंद करके दरवाजे की टिक लगाकर आफने लगी। माया वहाँ उसका बिस्तर ठीक कर रही थी। अरुंधति तेजी से बिस्तर पर जाकर लेट गई और इशारे से माया से कहने लगी, वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाए और किसी को भी अंदर न आने दे। माया उसकी बात समझ गई और सर हिलाते हुए कमरे के अंदर चली गई। अरुंधति ने तेजी से बढ़कर अंदर से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और कमरे के बीच में खड़े होकर मन में कहने लगी, मॉडल वर्ल्ड हॉस्पिटल। कुछ ही देर में वहां पर एक गोलाकार छल्ला बनना शुरू हो गया और जल्द ही एक बड़े से अस्पताल का हिस्सा दिखने लगा।